हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पर्सनल स्टेटमेंट और एसे का सारा तरीका बताऊंगी कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट और एसे के टॉपिक को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है। लैट के पेपर या किसी भी एंट्री टेस्ट या जो ऐसे पेपर्स होते हैं, प्रिपरेटरी पेपर्स, उनमें आपने एसेस को किस तरह से लिखना होता है, उनकी तरतीब क्या होती है, उनका जो ज़्यादा मार्क्स लेने के जो ट्रिक्स होते हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। आप वीडियो लाजमी देखिएगा और फुल देखिएगा। जो न्यू लैट एस्पेरेंट हैं या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि उन तक न्यू वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के जो है ना वो नोटिफिकेशंस जाते रहें। तो ये वीडियो में आपको बताऊंगी पर्सनल स्टेटमेंट। लैट के पेपर में पर्सनल स्टेटमेंट में 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स और ऐसे में 12 या 13 आउट ऑफ 15 मार्क्स जो है वो किस तरह से लेते हैं। लैट के पेपर में सबसे पहले तो जो टोटल मार्क्स होते हैं ऐसे के वो 15 होते हैं और उसमें से हाईएस्ट मार्क्स अभी तक एक स्टूडेंट के 13 आए हैं, बाकी 12 आते हैं जो बहुत कम आते हैं। लेकिन वो किस तरह से आते हैं वो सारा मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर करूँगी, और पर्सनल स्टेटमेंट में किस तरह से आते हैं वो सारा प्रोसीजर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि लैट के पेपर में आपने कौन सी वो यूज़ करनी है, ज़बान कौन सी यूज़ करनी है। मेन क्वेश्चन कि आपने किस में लिखना है। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में चूज़ की है तो आपको ऐसे भी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट उर्दू में चूज़ की है आपको ऐसे भी उर्दू में लिखना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आपने एक चीज़ इंग्लिश में लिखी है दूसरी उर्दू में। दिस इज़ नॉट अलाउड। और जो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो उर्दू होनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। मेन इज़ द रीज़न। सेकेंड ये कि अगर आप इंग्लिश में चूज़ करते हैं तो आपकी ग्रामेटिकली इतनी मिस्टेक्स होंगी। बेशक आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन फिर भी आपकी मिस्टेक्स इतनी होंगी कि आप इज़ एम आर आई एन इस तरह की मिस्टेक्स भी आ जाएँ तो आपका एक नंबर कट जाता है। अगर आपकी 4-5 मिस्टेक हो जाएंगी तो आपको तो 7-8 नंबर मिलेंगे। तो ऐसे में 15 में से हाफ़ मार्क्स आएंगे तो हमारा टेस्ट पास तो होगा, लेकिन उस हिसाब से मार्क्स नहीं आएंगे जिस हिसाब से हमने एक्सपेक्ट किए थे कि हमने इंग्लिश में ऐसा लिखा अच्छी इंप्रेशन के लिए, और हमारा जो पेपर है वो इतना वो गंदा हुआ है और मार्क्स इतने कम आए हैं, और अक्सर स्टूडेंट इन्हीं खुशफहमी की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। लैट के पेपर में अगर आप उर्दू में ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट जब उर्दू ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो आपने आसान अल्फाज यूज़ करने हैं। आसान अल्फाज से मुराद आपने सादा ज़बान, जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक सादी सी उर्दू है, कोई मतलब उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है, मुश्किल अल्फाज नहीं है। मुश्किल अल्फाज वो होते हैं जो नज़मों गज़लों और शायरों अदीबों के कह लो वर्ड्स हैं जो मुश्किल हों। ठीक है, जस्ट लाइक ये मेरे पास एक वर्ड है, इन चीज़ों से इज्तनाब करें। ये इज्तनाब जो है ना ये एक मुश्किल लफ्ज़ है, इसकी जगह हम परहेज़ भी तो कह सकते थे ना। तो परहेज़ आम ज़बान का लफ्ज़ है, इसे हम आम रूटीन में आम लाइफ में हम बोलते हैं, इसलिए हम जो परहेज़ है वो यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि हम इज्तनाब यूज़ करें। वे इज्तनाब भी कहीं के बोला जाता है लेकिन इतना नहीं जितना परहेज़ बोला जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट मीन्स कि आप आसान अल्फाज आसान ज़बान का इस्तेमाल करें, उर्दू का यूज़ करें और आसान अल्फाज यूज़ करें। मुश्किल अल्फाज कतन तौर पे ना लिखें, मुश्किल अल्फाज लिखेंगे तो आपको मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे। थर्ड चीज़, आपको मार्कर का यूज़ आना चाहिए। मार्कर का यूज़ मतलब मार्कर के यूज़ से मुराद आपको पता होना चाहिए आपने किस चीज़ को हाईलाइट करना है। आपको पता होना चाहिए आपने किस वर्ड को हाईलाइट करना है, किस सेंटेंस को हाईलाइट करना है, किस कहाँ पे कोटेशन ऐड करनी है। अच्छा, कोटेशन का क्या सीन है? कोटेशन का ये सीन है कि अगर आपको कोटेशन आती है टॉपिक से रेलिवेंट तो आप ऐड करें, वरना आप कोटेशन ऐड ना करें। अगर आप टॉपिक से इरेलीवेंट कोटेशन ऐड करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आपको कोटेशन आती है ठीक है कर लें, ऐड नहीं आती, टॉपिक से रेलिवेंट नहीं आती है तो आप ना करें। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपने जो उसका सीक्वेंस लिखना है या कह लें आपने उसका जो तरतीब लिखनी है। लास्ट थिंग कि आपने हेडिंग्स नहीं देनी है ऐसे में। ऐसे में पर्सनल स्टेटमेंट में आपने हेडिंग्स बिल्कुल नहीं देनी है।
हेडिंग से मुराद आप जस्ट लाइक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटर में, तो आप उसको बाकायदा तौर पे हेडिंग्स देते हैं, इस एक हाइलाइट्स करते हैं, हेडिंग देते हैं कि ये हेडिंग है और उसके बाद इतना सा उसका पैरा लिखती है, ये हेडिंग है उसके बाद इतना सा उसका पैरा लिखती है 4-5 लाइन में। इस तरह नहीं करना है। आपने एक ऊपर टॉपिक की हेडिंग दे ली, देन आपने ये करना है कि आपने नीचे पेन लेके स्टार्ट कर देना है। सारा पेन से लिखने के बाद दरमियान में देखना है कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक से रेलिवेंट है, उनको मार्कर से हाईलाइट कर दिया। ये होती है पेपर प्रेजेंटेशन, जो कि लैट में आपको मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप गौर से सुनिएगा। उसके बाद अब मैं आपको तरतीब बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आपको एक टॉपिक से बता देती हूँ कि टॉपिक लास्ट में एक आया था कि डिजिटल करेंसी आजकल यूज़ हो रही है ज़्यादा, या ई पेपर करेंसी। ई पेपर करेंसी मतलब होती है जो नोटों की करेंसी, जैसे 100 का नोट, 1000 का नोट, 500 का नोट। और डिजिटल करेंसी होती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैज़ कैश, इजी पैसा और ये सब कुछ, पेपाल वगैरह। ठीक है, ये सारी डिजिटल करेंसी है। और ई पेपर करेंसी जो है वो है नोटों की करेंसी। ये एक क्वेश्चन आया था, मैं इससे आपको इसकी एग्जांपल देके मैं आपको सारा ऐसे बताऊंगी आपने किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने जो चीज़ लिखनी है वो होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका होगा? आपका अपना इंट्रोडक्शन तो होगा नहीं। अगर आपको पर्सनल स्टेटमेंट भी आ जाती है तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट भी आती है तो आप उसमें अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे टॉपिक का इंट्रोडक्शन। टॉपिक का इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक अगर आपके पास डिजिटल करेंसी का आ जाता है, डिजिटल करेंसी का इंट्रोडक्शन क्या है? उसका इंट्रोडक्शन है कि ये भी एक करेंसी की टाइप है, और ये जो है वो मतलब हमारे पास कैश की सूरत में नहीं होती है, ये हमारे पास किसी डिजिटल थिंग में, या कह लें कि एक मोबाइल फ़ोन में, एटीएम कार्ड में, या किसी इस तरह की चीज़ में होती है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जैसे सिंपल 2 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन लिखें। डिजिटल करेंसी क्या होते हैं? अगर आप ई पेपर का लिख रहे हैं तो जी ई पेपर क्या होता है? नोटों की करेंसी जो होती है वो ई पेपर करेंसी कहलाती है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप उसका, जो सिंपल सा एक। देन आप उसके बाद क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन हो गया। आपने इंट्रो का अलग से हेडिंग नहीं देनी है। जस्ट आपने जो उसका मीनिंग होगा ना, उसकी एक हेडिंग नहीं देनी, उसको हाईलाइट करना है मार्कर से। आपको पास 605, 604 और सिंपल मार्कर होने चाहिए। ये आप लेके जाएंगे पेपर में, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। देन आप क्या करेंगे? आपने उस जो भी आपका टॉपिक होगा उसका आपने लिखना होता है पास्ट, यानी उसका माजी क्या रहा है। पास्ट मतलब अपने लिखना है कि वो जैसे डिजिटल करेंसी तो अभी न्यू आई है, पहले भी थी, मतलब 2004, 5, 6 में, लेकिन तब इतने सपोर्टिव नहीं थी, लोग उसको इतना जानते नहीं थे, लोग उतना उसका इतना यूज़ नहीं करते थे, लोगों को उसके सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। पास्ट में क्या होता था? पास्ट में चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी, करेंसी तो थी ही नहीं। तो सो इसकी कोई मतलब ख़ास पास्ट नहीं है डिजिटल करेंसी का। ई पेपर करेंसी का पास्ट ज़रूर है कि पहले वो चीज़ होती थी एक, और वो कहते थे कि हमारे पास ये चीज़ है, आप अपनी ये चीज़ दे दें, हमसे ये ले लें। तो चीज़ों की जो ना वो ट्रेड होती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक पता नहीं, आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि किसने करेंसी स्टार्ट की थी। कॉइन करेंसी पहले स्टार्ट हुई, देन जो है ना वो ई पेपर करेंसी स्टार्ट हुई। और वो स्टार्ट हुई तो देन लोगों को पता चला कि अगर आपके पास चीज़ ना भी हो तो आप ये करेंसी यूज़ करते हुए ये चीज़ ले सकते हैं। ये ई पेपर की जो है ना वो पास्ट था। लेकिन जो डिजिटल करेंसी का पास्ट है वो इतना कोई ख़ास नहीं है। पहले लोगों को मतलब सपोर्टिव नहीं थे, लोग चोरियाँ हो जाती थी, तो फिर किसी ने सोचा कि जी हम डिजिटल करेंसी यूज़ कर लेते हैं, तो हम वो डिजिटल करेंसी पे आ गए। ठीक है, अच्छा। देन आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने पास्ट दे दिया। पास्ट में भी आपने जो जो चीज़ें हाईलाइट करनी थी वो कर ली, मार्कर से हाईलाइट करनी है। इंक पेन यूज़ करना है, इंक पेन करें, वरना बॉल पेन यूज़ करें ज़्यादा। और अगर आपने बबल्स फिल करने हैं तो बबल्स में आप बॉल पेन यूज़ करेंगे, आप इंक पेन, पॉइंटर कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बॉल पेन यूज़ करेंगे ताकि आपकी जो नीचे कार्बन पेपर है उसके ऊपर भी आपके निशान आ जाए, और जब की आए तो आप उससे अपना जो है ना वो चेक कर सकें। ठीक है, अच्छा, आपने लिख लिया, उसका इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसका पास लिख लिया। देन आपने क्या लिखना है? देन आप उसका लिखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी उसका हाल क्या है। आज के दौर में ई करेंसी की क्या वैल्यू है, आज के दौर में डिजिटल करेंसी की क्या वैल्यू है। ई करेंसी की क्या वैल्यू है आजकल के दौर में, पेपर करेंसी की क्या वैल्यू है। पेपर करेंसी जो है ना, अगर आपके पास कैश हो तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ ख़रीदना हो आप ख़रीद सकते हैं। आपको पता है कि पेपर करेंसी अभी जो लास्ट जनरेशन में तो नहीं,
लेकिन अब की जनरेशन में ई करेंसी से ज़्यादा प्रेफरेबल जो है वो डिजिटल करेंसी है। तो आप उसको भी मतलब इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है और इन दोनों का प्रेजेंट क्या है। अभी इस वक्त प्रेजेंट में जो डिजिटल करेंसी है वो ज़्यादा सपोर्टिव है एज़ कम्पेयर टू ये ई पेपर करेंसी। ठीक है, इन दोनों का प्रेजेंट लिखेंगे। आज के दौर में हालिया वक्त में जो ट्रेड होती है वो किस तरह से होती है, ई पेपर करेंसी में हो रही है या डिजिटल करेंसी में हो रही है। अगर आपको मतलब ये टॉपिक तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इस टॉपिक की एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आपने हाल लिखना है कि अब उसका क्या सीन चल रहा है, इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है मुल्क में, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या सिचुएशन है ई करेंसी की और डिजिटल करेंसी की। ठीक है, देन अब आपने क्या करना है, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, आपने पास्ट लिख लिया, आपने प्रेजेंट लिख लिया। हर चीज़ के कोई ना कोई एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, फ़वाइद होते हैं, नुकसानात होते हैं। मैं दोबारा आपको उर्दू में बता दूं, आपने तारुफ लिख लिया सबसे पहले, उसके बाद उसका माजी लिख लिया, उसके बाद उसका हाल लिख लिया। ठीक है, दो दो तीन तीन लाइन्स आती हैं इसमें क्या क्या सीन है, लेकिन नॉर्मली ऐसे में कंपैरिजन नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपने उसको सही तरह से कवर करना होता है। नॉर्मली ऐसे में कंपैरिजन नहीं आता। अच्छा, देन आपने क्या करना है, आपने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। हर चीज़ के कुछ ना कुछ पहलू होते हैं, मनफी असरात भी होते हैं, जो है ना वो मस्बत असरात भी होते हैं। ये हम पर डिपेंड करते हैं हम उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ के होते हैं, आपने उन दोनों को बैलेंस करना होता है। आपने बैलेंस करना होता है कि आप पॉजिटिव जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे माशरे को, या नेगेटिव ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट कर रहा है हमारे माशरे को। इस चीज़ का हमारा है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आपने ये करना है, दोनों को देखना है। ई पेपर करेंसी के एडवांटेजेस देखने हैं, डिसएडवांटेजेस देखने हैं, डिजिटल करेंसी के एडवांटेजेस देखने हैं, डिसएडवांटेजेस देखने हैं। ठीक है, ये आपने दोनों करने हैं। अब आपने उनको देख लिया, तारुफ लिख लिया, उसके पास्ट लिख लिया, उसका प्रेजेंट लिख लिया, आपने देखना है उसका क्या उसके एडवांटेजेस के सोच लिया। देन आपने उसके एडवांटेजेस की हेडिंग नहीं देनी है, आपने उसको ऐसे ही पैरा में स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पैरा में स्टार्ट करके आप उसके एडवांटेजेस लिखेंगे। ई पेपर करेंसी की क्या एडवांटेजेस हैं, आपके पास कैश पेमेंट हो तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कहीं से भी खरीद सकते हैं, कहीं भी गाड़ी रोक लेंगे, आप उसके मतलब फुल फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, डिजिटल करेंसी अगर आपके पास हो तो आप घर में कहीं भी बैठे एक जगह से दूसरी जगह पे अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी कन्वीनियंस। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एटीएम में है, अगर आपके पास उसमें है, मोबाइल अकाउंट में है, अगर आपके पास इजी पैसा, जैज़ कैश, पेपाल में कहीं भी है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं घर बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस हो गए। अब आपने इसके लिखने हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी आपके इसके लिखने हैं डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसानात लिखने हैं। ई पेपर करेंसी के भी नुकसानात लिखते हैं और डिजिटल करेंसी के भी नुकसानात लिखने हैं। ई पेपर करेंसी के क्या नुकसान आता है, ई पेपर करेंसी जब बनती है सबसे पहले तो ये जो ई पेपर करेंसी की वजह से तो दरख्त कटते हैं। ई पेपर करेंसी किसकी वजह से बनती है, दरख्तों से बनती है। दरख्त से कागज़ बनता है, कागज़ से वो सारी मशीनरी जाती है और इतनी हैवी मशीनरीज की जा के तो देन वो जो है ना ई पेपर करेंसी बनती है। और दरख्तों के कम होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे माशरे पे इतने बुरे असरात पड़ रहे हैं और हमारे लिए सांस का मसला हो रहा है, कोरोना जैसी मुज़र बीमारियाँ जो है वो भी वजह बन रही हैं। ये भी आप लिख सकते हैं और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे कि आपने उनके देखना है कि क्या क्या हो रहा है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और ई पेपर करेंसी उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपको मतलब जैसे लाइक आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपकी सारी की सारी अमाउंट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और उसके अलावा उसका डिसएडवांटेजेस ये है रोबोट वगैरह हो जाएंगे। और उसके अलावा उसका एक मेंटल और फिज़िकल डिसएडवांटेजेस है। अगर आप सारा काम जैसे एक बैंकिंग की अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हर वक्त देखने से या बैठे रहने से आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये भी उसका डिसएडवांटेज है किस्म का, तो आप ये भी इसका डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। वैसे ये टॉपिक आएगा नहीं, ये टॉपिक आ चुका है ऑलरेडी, ये टॉपिक आएगा नहीं, लेकिन मैं इसकी एग्जांपल दे के आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह से होगा। उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँगी लास्ट पे, आप वीडियो पूरी देखिएगा। डिसएडवांटेजेस हो गए, पहले सबसे हो क्या हुआ, इंट्रोडक्शन तारुफ हुआ, फिर पास्ट हुआ यानी माजी, फिर प्रेजेंट हुआ यानी हाल, उसके बाद एडवांटेजेस हुए यानी फ़वाइद, उसके बाद डिसएडवांटेजेस हुए यानी नुकसानात। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सजेशंस देनी है कि अगर हम एक दोनों में एक बैलेंस ले आएँ तो हम किस तरह से अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं।
2 3 4 सजेशन देनी है, लेकिन आपने उसको भी पॉइंट आउट नहीं करना है। आप उसको हाईलाइट ज़रूर करें, मार्कर से 1-2 लफ्ज़ों को दरमियान से हाईलाइट करें, लेकिन आपने उसकी हेडिंग नहीं देनी है, उनकी नंबरिंग नहीं करनी है कि मैं इतनी सजेशंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, कुछ नहीं करना। आपने सजेशंस देनी है बस, ठीक है, सजेशंस देनी है आपने। देन आपने कंक्लूजन्स निकालनी है। कंक्लूजन्स के लिए भी आपने नंबरिंग नहीं करनी है। आपको क्या उसका सारा जो है ना क्या कंक्लूजन है आपको इसमें, वो हम सारी उसकी कंक्लूजन्स निकालेंगे। सारा टॉपिक लिखने के बाद आपने इससे क्या, अब सजेशंस भी दे ली, लेकिन सजेशंस दे ली हैं आपने, तो अब इसकी कंक्लूजन्स क्या होंगी। अगर ये चीज़ें हो जाएँ तो देन आपके सामने क्या रिज़ल्ट आएगा, आपके सामने पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आएंगे या उसके भी नेगेटिव रिज़ल्ट्स ही आएंगे। आपने इस चीज़ पे भी लाजमी फ़ोकस करना है। देन आपने ये सारा कुछ कर लिया, आपने अब क्या करना है, आपने लास्ट पे आना है रिज़ल्ट्स पे। आपके पास क्या नतीजा निकला, आपके पास इस सारा ऐसे लिखने का क्या निचोड़ निकला है। या आप लिख सकते हैं कि हमें चाहिए कि ये काम करें, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिज़ल्ट। कि हमें चाहिए कि हम दरख्त ना काटें, हम डिजिटल करेंसी को ज़्यादा प्रेफरेबल करें, लेकिन इतना प्रेफरेबल ना करें कि ये हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दे। हमें दरख्त लगाने चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि हम उन्हें उतारें। हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह नहीं बननी चाहिए, हमें अपनी अगली नस्लों को संवारना है, ना कि उन्हें बिगाड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने लिखनी है। और उसके बाद अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे लाइक हमारे पास मीडिया का ऐसे आ जाता है, मीडिया के टॉपिक पे ऐसे आ जाता है, तो आपने किस तरह से करना है।